से ग्राम प्रधान हैं, बीडीसी हैं, कई बार ऐसे तमाम ब्लॉकों पर देखा गया है कि उनसे कई सारे लोग घूस मांगते हैं। इसकी क्वालिटी में कमी है, नई चीज़ होती है, अब तुरंत बताते हैं तो उसका समाधान हो जाता है। तो ये बताने की जरूरत है क्योंकि इतनी बड़ी चाहूँगा कि आप आईएएस बनाए गए, हमारे जनपद में आप सीडीओ के पद पर तैनात हैं, तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद लिए हैं। उसमें हमेशा नंबर 1 पर ही रहने का मेरा प्रयास था और मैं हमेशा टॉपर रहा। 2 रास्ते हैं, जैसे मान लीजिए आप पीसीएस संवर्ग से हैं तो आप पहले एसडीएम बनते हैं, एसडीएम के बाद आपके पास और ऑप्शन है एडीएम बनते हैं, एडीएम के बाद सीडीओ। जितने काम जो डेवलपमेंट के जितने काम है वो कहीं ना कहीं वो उसके लिए सीडीओ नोडल अधिकारी एक रीढ़ की हड्डी है, वो काम करता है। और वहाँ खनिजा और नाली हो, विद्यालय हो, वहाँ पर हेल्थ सेंटर हो सकता है, आपका आंगनबाड़ी केंद्र हो सकता है, खेलकूद के मैदान हो सकता है। बहुत बड़ी चुनौती है विकास को लेकर, जैसे अभी तमाम सारे गरीब लोग हैं जिनको घर आवास नहीं मिला है, अन्य तमाम सारी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, ये कितनी बड़ी चुनौती। अधिकार और कर्तव्य की बात है, तो हम अधिकार के प्रति जागरूक होने के साथ कर्तव्य के प्रति भी जागरूक हो जाएं। दोनों चीज़ों का तालमेल। एक समस्या है कि जो लोग मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं, कई लोगों का कार्ड बना हुआ है और वो बाहर रहते हैं, कोई दिल्ली रहा, कोई मुंबई रहा है, तो शासन के निर्देश में यहाँ पर हम लोग कराते रहते हैं। अभी भी हम लोगों ने सभी वीडियो की बैठक हुई, उसमें बात बताते हैं कि आप अपना जितने भी जॉब कार्ड होल्डर है सत्यापन कर लो। ऐसे तो क्योंकि आईएएस की लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है, ये टेस्ट मैच है, ऐसा नहीं कि आप T20 खेल दिए तो आप उसको कर ले जाएंगे। ये लंबी पीरियड है, लंबा टाइम लेता है। उत्तर उसे अलग कैसे है, आपको एक नंबर ही ज़्यादा कैसे उससे मिल सकता है, ठीक है नहीं। ये बहुत परिस्थितियाँ हो सकती है, कुछ सामाजिक परिस्थितियाँ हो सकती है, कुछ आर्थिक परिस्थितियाँ भी होंगी, गरीब बच्चों को तो आर्थिक परिस्थितियाँ भी आएंगी, बहुत सारे आएंगी। जनपद में मुख्य विकास अधिकारी के पद पर हैं, तो बस्ती जनपद को बदलने के लिए आपके माइंड में क्या ऐसा? हर ब्लॉक से कम 10-10 ऐसे ग्राम पंचायतों के लिए जिनको मॉडल ग्राम पंचायत के तौर पर विकसित कर लें। ठीक कहूँगा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समझ अदमाई। आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में बस्ती जनपद से तेज तर्रार मुख्य विकास अधिकारी आईएएस राजेश कुमार प्रजापति जी आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि आज हम आपसे तमाम सारे प्रश्नों को लेकर समय मांगे, जो कि हम आपने कैसे पढ़ाई किया, आपका इतना जीवन संघर्षमय रहा, आपने इतनी बड़ी सफलता अर्जित किया, उसके बाद में आप जिले के इतने बड़े पद पर हैं, तो जिले के को लेकर तमाम सारी विकास की क्या योजनाएं आपके माइंड में चल रही हैं जिससे एक बस्ती जनपद को एक अच्छे मतलब आदर्श जिले के रूप में बनाया जा सके। तमाम सारे विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ में सीडीओ साहब जुड़े हुए हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद जगन्नाथ मिश्रा जी आपका। सर, मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप आईएएस बनाए गए, हमारे जनपद में आप सीडीओ के पद पर तैनात हैं, तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर कि आज आप बस्ती जनपद में सीडीओ के पद पर तैनात हैं और इतनी बड़ी आपने उपलब्धि हासिल किया है, आपका इतना नाम जिले में चलता है, तो इसकी शुरुआत आप जो बचपन का टाइम था, आपने पढ़ाई किया, विद्यार्थी जीवन में आप आए, कभी आपने सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगा? देखिए, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। मेरा अपना मानना है कि बचपन से ही व्यक्ति के अंदर एक जिज्ञासा, एक सोचने की प्रवृत्ति होती है कि क्या बनना चाहता है। जब मैं पढ़ता था तो मेरे दिमाग में एक हमेशा सोच रहा था कि हमेशा नंबर 1 पर रहो। जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हो उस क्षेत्र में हमेशा नंबर 1 पर रहिए, चाहे आप क्लास 1 में पढ़ते हो, इंटरमीडिएट में पढ़ते हो या आप ग्रेजुएशन करते हैं। ये था कि टॉप करना आपके। पहला तो दिमाग में था कि जो हम काम रूटीन लिए हैं उसमें हमेशा नंबर 1 पर ही रहने का मेरा प्रयास था और मैं हमेशा टॉपर रहा। मैंने जो पीएचडी की, इसके बाद मेरा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने वहीं से मैंने बीए एमए किया, बाद में मेरा जेआरएफ भी हुआ, वहीं पर लेक्चरशिप का था, इसके बाद मैंने पीएचडी की वहीं से। तो मेरा ये मानना है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर पहले से धारणा है कि मुझे क्या बनना है वो तय कर लेता है और उसके लिए उसके अंदर आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। आत्मविश्वास के साथ साथ उस जो आपने लक्ष्य तय किया है, अगर पहुंचने के आपके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप निश्चित लक्ष्य को पा सकते हैं। क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश से हूं तो इसलिए मैं जो हमारे आपके चैनल पर जुड़े हुए जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र से जो स्टूडेंट या विद्यार्थी या इस तरह के जो लोग आना चाह रहे हैं कि किस तरह से कंपटीशन हम बीट करें, कैसे करें, तो उनको दिमाग में एक चीज़ रख के चलना चाहिए कि ज़िंदगी में जब आप कोई चीज़ करना चाहेंगे तो निश्चित तौर बहुत तरह की दिक्कतें आएंगी और कभी ऐसा नहीं होता कि बहुत आसानी से आप कोई चीज़ को पा सकते हैं। आपको असफलता में भी मिल सकती है, बहुत मिलेगी, तो उसे भी कभी निराश नहीं होना चाहिए और ज़िंदगी में हमेशा जो है जो आपका उद्देश्य है उसे कभी उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे मैं बताऊं आपको, जब मैं ग्रामीण क्षेत्र में था, जब मैंने मुझे याद है जब से कि क्लास 1 से लेकर के जब मैं कक्षा 5 तक पढ़ा, तो मेरे मामा खुद टीचर थे। उन्होंने कहा कि अभी इसको जो है कक्षा 5 में 2 साल मुझे रोक दिया कि नहीं, अभी इसको थोड़ी इसकी कक्षा 5 में और भी इसकी नींव मजबूत हो जाए तो आगे चल के अच्छा होगा।
तो मेरे जो साथ के बच्चे थे वो आगे चले गए, मैं 1 साल पीछे रुक भी गया। हालाँकि मुझे नहीं लगता था कि उसका बहुत मुझे कुछ फ़र्क पड़ा। इसके बाद फिर वहीं से, जैसे हमारा गाज़ीपुर जनपद है, वहाँ पर हुरमशूर से मैं पढ़ा लिखा हूँ। वहीं से मैंने हाई स्कूल किया। उसके बाद मेरे हाई स्कूल में भी मेरी पहली पोजीशन थी वहाँ पे। इसके बाद मैंने समता से इंटरमीडिएट किया, वहाँ भी मेरी पहली पोजीशन थी। इसके बाद मैंने बीएचयू से ग्रेजुएशन किया, वहाँ भी मैं बीएचयू का टॉपर रहा, फिर एमए में भी टॉपर रहा, फिर मेरी जीआरएफ भी, ये सब चीज़ रही। लेकिन उसके बीच बहुत सारे झंझावत रहे, ऐसी चीज़ें रही जिससे लगता था कि शायद वो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए घबराना नहीं चाहिए। मैंने खुद अपना ट्यूशन किया, अपनी पढ़ाई की, लोग बच्चों को पढ़ाता था, और पढ़ाने के बाद अपनी सब तैयारी मैंने किया। मुझे लगता है कि अगर आपका लक्ष्य सामने हो और आपका आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चयता आपके साथ है, तो आप लक्ष्य को पा सकते हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप ज़िले में मुख्य विकास अधिकारी हैं, तो इसके प्रमुख क्या कार्य होते हैं? जैसे लोग जानना चाहते हैं कि जब मैं सीडीओ बनूं या जो भी बनना चाह रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं, तो उनको जानकारी होनी चाहिए कि फिर उनको क्या करना है। देखिए, सीडीओ बनने के 2 रास्ते हैं। जैसे मान लीजिए आप पीसीएस संवर्ग से हैं, तो आप पहले एसडीएम बनते हैं। एसडीएम के बाद आपके पास और ऑप्शन है, एडीएम बनते हैं। एडीएम के बाद सीडीओ, फिर जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता है, बहुत सारे पद होते हैं। तो जैसे मैं 2000 बैच मेरा पीसीएस है, तो उसमें मुझे मैं पहले, इसके पहले कई जगहों पर एसडीएम भी था, बाद में एडीएम भी बना। इसके बाद मैं सीडीओ उन्नाव था, सीडीओ उन्नाव के बाद सीडीओ बस्ती हूँ। तो सीडीओ उन्नाव, जब हर पद का एक अलग महत्व है। जैसे जब मैं एडीएम था तो उसका अलग था, उसका काम करने का तरीका अलग हुआ करता था। सीडीओ पर आने पर काम करने के तरीके और बड़े हो गए, ज़्यादा हो गए, आपका कार्यक्षेत्र ज़्यादा बड़ा हो गया। बेसिक काम का ये कि जो विकास के जितने काम, जो डेवलपमेंट के जितने काम है, वो कहीं ना कहीं वो उसके लिए सीडीओ नोडल अधिकारी एक रीढ़ की हड्डी है, वो काम करता है। और अगर आपके अंदर ये है कि भाई भारत हमारा जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, और आम जनता के लिए आपका चयन हुआ है, अगर उस पर आप काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि उससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती है। विकास की चीज़ तभी सही हो जाएगी जब आपके मन में वो भावना होनी चाहिए कि भाई ये कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास कोई चीज़ लेकर आता है, तो उसको उतना ही गंभीरता समझता से दीजिए जितने कि आप बड़े लोगों को देते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति जो आपके पास अपनी बात लेकर आता है, हमारा दायित्व बनता है कि उसको निराकरण करें। हमारा प्रयास हो कि किस तरह से, जो हमारी, चूँकि हमारी यूनिट जो ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायत में हम डेवलपमेंट कैसे काम कर सकते हैं, चाहे वहाँ खनिजा हो, नाली हो, विद्यालय हों, वहाँ पर हेल्थ सेंटर हो सकता है, आपका आंगनबाड़ी केंद्र हो सकता है, खेलकूद के मैदान हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं। तो हम लोग के दिमाग में रहता है कि किस तरह से हम ग्राम पंचायत को एक नोडल ग्राम पंचायत के रूप में विकसित कर लें। अगर ये हम काम कर ले जाते हैं, तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि देश हमारा आज़ादी का 75वां वर्ष पूरा कर चुका है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी चुनौती है विकास को लेकर। जैसे अभी तमाम सारे गरीब लोग हैं जिनको घर आवास नहीं मिला है, अन्य तमाम सारी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। ये कितनी बड़ी चुनौती है सर? देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। आज 75 साल की हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, और मुझे लगता है एक अभिनव था, प्रयोग था। लोगों को अपने आज़ादी के समय चीज़ें याद आ गई कि भाई कैसे उस समय लोग एक संघर्ष हमारे लोगों ने किया होगा, मनीषियों ने किया होगा, नेताओं ने किया होगा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने किया होगा। तो चीज़ें इस पीरियड में दिखाई दी। आपने देखा हर घर तिरंगा, तो सबने उसका आनंद लिया कि सभी लोगों ने एक सप्ताह का जो था कि घर पर लोग झंडा लगाएंगे, तिरंगे करेंगे, अपने घरों को लाइटिंग करेंगे, 15 अगस्त पर सजाएंगे, सब चीज़ें। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें देशभक्ति की भावना प्रगाढ़ करती है। तो वो चीज़ें जो है वो सबको आज़ादी के अमृत महोत्सव में मुझे लगता है कि इस बात की फीलिंग हुई कि एक देशभक्ति की भावना पैदा हुई। वो सबसे बड़ी चीज़ है किसी भी नागरिक के लिए। अगर वो देशभक्त है, तो मुझे लगता है उससे बड़ा पूर्ण काम हो ही नहीं सकता है। तो वो चीज़ें थी करने के लिए, और हम लोगों ने किया भी है। और यही सबने प्रयास था कि जैसे आपने बात कही कि इतने सरकारी सोशल सेक्टर्स की इतनी स्कीम चल रही हैं, चाहे हम पेंशन की बात कर लें, या आवास की बात कर लें, मनरेगा की बात करें, या नालम की बात करें, बहुत सारी चीज़ स्कीम सरकार चला रही है। तो उस देखिए होता क्या है कि सरकार चलाती है व्यवस्थाएं, हम लोग सब लोग पूरे हमारा स्टाफ अधिकारी काम करते रहते हैं, लेकिन जिनके लिए चलाई जा रही है उनको भी जागरूक होने की ज़रूरत है। चूँकि देश बहुत बड़ा है, आबादी है, ज़्यादा है, तो केवल ये हम मांग चलें कि केवल सरकारी तंत्र से हम किसी चीज़ को सही कर सकते हैं, वो एक हद तक ठीक है, लेकिन उसमें पूरी सफलता हम पा जाएं, ये संभव नहीं होगा। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे यहाँ लोकतंत्र भी है। लोकतंत्र के जो पहलू हैं उसमें भी लोग अपनी बातें कहते हैं आकर के, राजनेता हमारे यहाँ आते हैं और जो पब्लिक के लोग आते हैं। तो अगर हर व्यक्ति अपने, कहते हैं ना कि 2 चीज़ें, अधिकार और कर्तव्य की बात है, तो हम अधिकार के प्रति जागरूक होने के साथ कर्तव्य के प्रति भी जागरूक हो जाएं। दोनों चीज़ों का तालमेल एक बना लें, दोनों के एक सिक्के के पहलू मान के काम करें, तो मुझे लगता है कि फिर वो काम आसानी से हो सकता है। जैसे आप देखिए सफाई की बात है,
अगर हर व्यक्ति के दिमाग में अगर स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, वो ग्रामीण क्षेत्र में अगर हर व्यक्ति अपने घर का ही कूड़ा साफ करे, जहाँ कूड़े के लिए जगह बन रही है वो डाल दे, वो कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता है। केवल वो ये सोचे कि एक गांव में हमारे 2-3 सफाई कर्मी हैं, उनके बल पर हम काम करें तो संभव नहीं हो सकता है। तो ये अपने अंदर भी हमें, जो हमने बात की देशभक्ति की, तो हर व्यक्ति को ये मांग चलना चाहिए कि देश आपका है, ये राज्य आपका है, ये गांव पंचायत जहाँ पर आप रहे हैं वो घर आपका है, तो उसका आप अपने घर को ही साफ केवल कर लें तो मुझे लगता है कि आपका हर व्यक्ति के मन में आ जाए, तो मुझे लगता है कि अपनी स्वच्छ भारत मिशन आपका एक सफल हो गया। इसी तरह से व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहेगा तो कहीं भ्रष्टाचार नहीं होगा। ठीक है, उसकी आवाज़ उठाने की जरूरत होती है। बहुत सारी चीज़ें रहती है जो अधिकारियों के नॉलेज में नहीं आती है। जैसे वो चीज़ आती है, आप बताते हैं कि साहब यहाँ पर घटना हो गई, यहाँ पर काम गड़बड़ होता है, तो जैसे शुरुआत में हम करें, सपोज करिए किसी को डेवलपमेंट का काम चल रहा है, कहीं वहाँ पर आपको लग रहा है इसकी क्वालिटी में कमी है, नई चीज़ होती है, आप तुरंत बताते हैं तो उसका समाधान हो जाता है। तो ये बताने की जरूरत है, क्योंकि इतनी बड़ी सिस्टम है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों के सहयोग से काम अच्छा हो सकता है। इसमें जनता की भी सहभागिता उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि पब्लिक सर्वेंट की है। सर, मैं एक बहुत प्रमुख क्वेश्चन जानना चाहूँगा जिससे थोड़ा सा लोग परेशान भी रहते हैं। जैसे ग्राम प्रधान हैं, बीडीसी हैं, कई बार ऐसे तमाम ब्लॉकों पर देखा गया है कि उनसे कई सारे लोग घूस मांगते हैं। ये वायरल हुए हैं न्यूज़ में। और एक दूसरी प्रमुख समस्या है कि जो लोग मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं, कई लोगों का कार्ड बना हुआ है और वो बाहर रहते हैं, कोई दिल्ली रहा, कोई मुंबई रहा है। तो ये जो, इसको आप रोकने के लिए आपके माइंड में क्या स्ट्रेटजी चल रही है कि इस भ्रष्टाचार को रोका जाए? देखिए, मनरेगा मांग चलिए कि सरकार की एक ऐसी योजना है जो कि कोरोना काल में या किसी भी दैवीय आपदा में सबसे बड़ी थी, रोजगार देने वाली थी। तो ये सही बात है कि कहीं न कहीं मांग चलिए कि जॉब कार्ड ज़्यादा बने होंगे, जिनका जॉब कार्ड बना होगा हो सकता है वो बाहर चला गया हो, ये बिल्कुल सही हो सकता है। लेकिन जब हमारे यहाँ देखा होगा, जो प्रधान इसका दायित्व है, रोजगार सेवक का दायित्व है, सचिव का दायित्व है कि भाई वो काम मनरेगा का जब काम जनरेट करता है तो कहीं न कहीं जो लोग काम मांगते हैं उनके लिए मस्टरों निकालता है। ठीक है, प्रयास सबका ही होता है, कोशिश ये करे कि जो व्यक्ति गांव में निवासी तो उसी का बनना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। या कहीं कहीं हम 100% बात नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं ये शिकायतें जरूर आती है कि साहब किसी न किसी व्यक्ति नहीं था और उसके जगह में कोई काम कर गया, व्यक्ति बाहर था, उसका हो सकता है, ये चीज़ हो सकती है। लेकिन इस पर रोकने के लिए हम लोग का पूरा प्रयास है कि जॉब कार्ड का सत्यापन शासन के निर्देश में यहाँ पर हम लोग कराते रहते हैं। अभी भी हम लोगों ने सभी वीडियो की बैठक हुई, उसमें बात बताते हैं कि आप अपना जितने भी जॉब कार्ड होल्डर है सत्यापन कर लो। ऐसे तो कोई नहीं है, कोई किसी की डेथ हो गई या कोई नहीं है, चला गया, तो कम से कम उसको नेस्ट कर दीजिए। ठीक है नहीं, तो ये चीज़ें हैं, उसका पूरा प्रयास यही किया जा रहा है कि जो ओरिजिनल व्यक्ति गाँव में निवासित है या जो वाकई में जो जिनका जॉब कार्ड बना हुआ पहले से, अगर वो काम के इच्छुक है मौके पर, तभी उनको काम दिया जाए, अन्यथा समय न दिया जाए। सर, जो बच्चे आपको सुन रहे हैं, जो आईएएस बनना चाहते हैं, पीसीएस बनना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या जो भी बस्ती जनपद के वासी आपको सुन रहे हैं, उन सभी के लिए आपका क्या मैसेज है सर? देखिए, बच्चों के लिए मेरा मैसेज यही है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। मेरा अपना मानना है, लड़ाई, चूँकि आईएएस पीसीएस की लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है। ये टेस्ट मैच है, ऐसा नहीं कि आप T20 खेल दिए तो आप उसको कर ले जाएंगे। ये लंबी पीरियड है, लंबा टाइम लेता है इसमें, तो धैर्य की भी ज़रूरत है, आत्मविश्वास का, धैर्य की ज़रूरत है, और एक पढ़ाई की रणनीति होती है। जैसे मैं अपनी बात बताऊँ, जब मैं पढ़ता था तो मैं शुरू से, जब मुझे थोड़ा सा होश आया तो मैंने कक्षा 6 से ही टाइम टेबल बना लिया था पढ़ने का। सुबह मुझे मान 4 बजे जगने का हुआ, 4 बजे से लेकर के रात के सोने तक हमारा भी कितना समय है उसका कैलकुलेशन मैंने किया। कैलकुलेशन करने के बाद हमने बनाया कि मुझे क्या क्या सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, कितने खेल कूद पर देना है, कितने दैनिक दिनचर्या पर देना, वो सब हमने टाइम टेबल बना रखा था। उसमें हम कोशिश करते थे कि 90% या 80% के आसपास को फॉलो कर ले जाए, और मेरी वो आदत रही, हमेशा से रही। और मुझे लगता है कि वो इसी की वजह से मैंने जो है कभी भी, जैसे मैंने आपको बताया, क्लास से 1 के लिए जब मुझे होश आया, जब तक मैंने पढ़ाई की तो हमेशा टॉपर रहा, तो उसका एक बड़ा रीज़न था। पीसीएस के लिए भी मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ी चीज़ होती है, जब मेरे पीरियड में था उसमें सब्जेक्ट का चयन बहुत महत्वपूर्ण था कि 2 सब्जेक्ट लेना होता था, तो उसमें आपकी अच्छी पकड़ हो, उसको आपको ये देखना होगा कि 10 साल में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वो 10 साल के प्रश्न को जब उठाते हैं, चाहे आपका जीके का हो या किसी का भी हो, या तो सब्जेक्ट का हो, तो जब उसको पढ़ते तो आपके दिमाग में आइडिया आ जाता है कि प्रश्न का नेचर कैसा कैसा पूछा जा रहा है और कहाँ से आ रहा है। और उसके लिए आपको पहले से प्लानिंग बनानी पड़ेगी। देखिए, जीएस में जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आप आराम से कर ले जाएँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है वहाँ पर आपको अपनी प्लानिंग बनाने की पड़ेगी। एक ही क्वेश्चन को 10 बच्चा लिख रहा है या 1000 लोग लिखेंगे एक ही प्रश्न को, तो आपका उत्तर उसे अलग कैसे है, आपको 1 नंबर ही ज़्यादा कैसे उससे मिल सकता है। ठीक है नहीं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय होती है कि अगर मान लीजिए 5 क्वेश्चन करना है, आपने एक प्रश्न पर 1 नंबर ज़्यादा लिया तो 5 नंबर आपको ज़्यादा मिल गया, आप टॉप कर जाएंगे।
तो ये प्लानिंग हमेशा होनी चाहिए। और चूंकि आप जब PCSIS का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें लिखता है कि इतने शब्दों के अंदर आप दीजिए, कभी 100 शब्द के अंदर होगा, कभी 150 होगा, कभी 250 इतने। तो उसके लिए तब आप कर सकते हैं जब उस तक नोट बनाएंगे आप। आपको कम बड़े भाषा मत बड़े बड़े जो वाक्य हैं उन वाक्यों को आप कैसे कम शब्दों में कर लेते हैं वो आपकी महानता है। तो भाषा पर पकड़ प्लस राइटिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आज जो चीज़ आप कह रहे हैं एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए, उसमें बहुत कथा कहानी नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ आप उत्तर लिया टू द पॉइंट आंसर दे रहे हैं आप, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं जो भी हमारे बच्चे हैं या जो हमारे युवा साथी हैं जो इस बात को अगर सुन रहे हैं और चाहते हैं, तो जो मैंने बात बताई कि प्रलित है कि पढ़ने की अपने एक लक्ष्य तय करें। लक्ष्य तय करने के बाद उसका जो बैकग्राउंड है क्या क्या उसके लिए मटेरियल चाहिए उस पर फोकस करें, फिर पढ़ने के एक रणनीति प्लानिंग तैयार करें और आत्मविश्वास हमेशा बनाए रखें। वो जो उनका लक्ष्य है उसको कोई भूले नहीं। उसमें बाधाएं बहुत आएंगी, रास्ते भटकाने का बहुत प्रयास होगा, कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ हो सकती हैं, कुछ सामाजिक परिस्थितियाँ हो सकती हैं, कुछ आर्थिक परिस्थितियाँ भी होंगी। गरीब बच्चे होंगे तो आर्थिक परिस्थितियाँ भी आएंगी, बहुत सारी आएंगी। लेकिन उस पर ये कि उनको अपने अंदर उत्साह को मरने मत दीजिए। तो मुझे पूरा सा विश्वास है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर, मैं अंतिम प्रश्न आपसे एक जानना चाहूँगा, चूँकि आप बस्ती जनपद में मुख्य विकास अधिकारी के पद पर हैं, तो बस्ती जनपद को बदलने के लिए आपके माइंड में क्या ऐसा प्लान चल रहा है कि बस्ती को एक अलग जिला बना देना है विकास के लिए? देखिए, बस्ती में अभी हम लोगों ने प्रयास था, जिलाधिकारी महोदया का भी एक अभिनव प्रयास था कि जैसे मनरेगा के माध्यम से हम लोगों ने, जैसे आपने देखा होगा कि बेसिक के जो विद्यालय हैं उसमें कायाकल्प के द्वारा बाउंड्री वाल, बहुत सारे विद्यालय जहाँ बाउंड्री वाल ही नहीं थी, हम लोगों ने सर्वे कराया कर लगभग 650 के आसपास ऐसे विद्यालय निकले जो कि बाउंड्री विहीन थे। उससे दिक्कतें क्या होती थी कि वहाँ पर चोरी हो जाती थी, जानवर भी आते थे, बहुत सारी चीज़ होती थी। तो बाउंड्री वाल बनाने का एक जो जिलाधिकारी महोदया के द्वारा निर्णय लिया गया उस पर हम लोग काफ़ी सफल आगे भी हो गए हैं। लगभग हमारी 50% से ऊपर जो है बाउंड्री वाल बन भी गई है, कुछ पूरी भी हो गई है, डेंटिंग पेंटिंग भी हो रही है। इसके अलावा प्रयास ये था कि जो हमारे विद्यालय हैं उनको हम कैसे उनको एक मॉडल विद्यालय बनाएं। इसके अलावा हम लोगों ने प्लान बनाया था कि हर ब्लॉक से कम 10-10 ऐसे ग्राम पंचायतों के लिए जिनको मॉडल ग्राम पंचायत के तौर पर विकसित कर लें। ठीक है, मान लीजिए वहाँ पर जो भी खेलकूद का मैदान भी हो, बाउंड्री वाल स्कूल विद्यालय भी हो, अमृत सरोवर भी हो, अमृत उद्यान भी हो, मतलब जितनी सरकारी योजनाओं का चीज़ हो सकती है उसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं सब फिर भी कहूँगा कि ये चीज़ें तब संभव है जब हमारे इसमें जनप्रतिनिधि, हमारी बस्ती की के आम आदमी और हमारे सभी कर्मचारी अधिकारी की एक टीम भावना से काम करें। ये मांग चले कि हम बस्ती में रह रहे हैं तो बस्ती ही हमारा परिवार है, ठीक है, और इसमें जितने निवासित करने वाले हम परिवार के मेंबर हैं। और एक दूसरे को मदद करना या जो हमारा कर्तव्य है, जो ड्यूटी है, उस काम को अगर हम अच्छा से करते तो उससे बड़ा कोई कहीं न कर्म है, न धर्म है, न कोई पूजा पाठ है। तो हम कहीं अन्य जगहों पर जाने के बजाय जो हमारा कर्तव्य है अगर उसी को अच्छे से निभा रहे हैं, मुझे लगता है कि ईश्वर की उपासना उससे बड़ी हो ही नहीं सकती किसी व्यक्ति के लिए। ये करना चाहिए। दोस्तों, अभी तक आप सभी मुख्य विकास अधिकारी IAS राजेश कुमार प्रजापति जी को सुन रहे थे, जो कि हमने बस्ती जनपद से रिलेटेड विकास को लेकर, चाहे बच्चों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो बस्ती वासी हैं, सभी के लिए मैंने प्रश्न किया। इसमें एक बात सामने निकल कर आई कि अगर आप सभी UPSC की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को संघर्ष तो बहुत सारा झेलना पड़ेगा, जो कि सर ने भी अभी बताया, आप सभी ने सुना वीडियो के बीच में कि संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, समस्याएँ आएंगी, लेकिन उन परेशानियों को झेलते हुए जब आप आगे बढ़ जाएंगे निश्चित रूप से आप सभी को सफलता मिलेगी। लेकिन आपका आत्मविश्वास टूटना नहीं चाहिए, वो बना रहना चाहिए। दूसरी बात, बस्ती के विकास को लेकर भी हमने फोकस किया, जो कि सर के माध्यम से यह जानकारी मिली कि बस्ती वासी हों, चाहे वो बस्ती के जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो अधिकारीगण हों, चाहे वो बस्ती के आम नागरिक हों, सभी को मिलकर एक टीम भावना की तरह काम करना चाहिए। निश्चित रूप से बस्ती एक आदर्श बस्ती की तरह नजर आएगा और बस्ती का विकास होगा। तो हमारे साथ में आपने सर इतना अमूल्य समय दिया और बातचीत किया, इसके लिए आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। खाली लास्ट में एक चीज़ कहूँगा कि एक तुलसीदास की चौपाई में सभी साथियों से शेयर करना चाहूँगा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सब नहीं अधमाई। मतलब ज़िंदगी में एक चीज़ अगर आप इस लाइन को याद रखते हैं कि दुनिया में भलाई करने से बड़ा दुनिया का कोई धर्म नहीं है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। आप जिस पद पर जिस योग्य हैं उसके अनुसार आप किसी की मदद करते हैं तो इससे बड़ा कोई धर्म है। इसको अगर आप फॉलो करते हैं, मैं मान चलता हूँ ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ का आपको अभाव हो ही नहीं सकता है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ आपको जगन्नाथ जी, आपके पूरे यूट्यूब चैनल लोग को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। धन्यवाद सर।